नमस्कार, स्वागत आपका। बजट स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए 11 फरवरी 2026 का दिन बेहद निर्णायक होने वाला है। वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में प्रदेश का आगामी बजट पेश करेंगी और अनुमान है कि इस बार का बजट 6 लाख करोड़ का होगा। विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ आने वाले इस बजट से प्रदेश के हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, युवा हो, गृहिणी, सबको बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं लोग हर बार की तरह इस बार सरकार से पेट्रोल डीजल में वैट कम कर राहत की उम्मीदें रख रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो महंगाई पर काफी लगाम लगेगी। वहीं शिक्षा को लेकर क्या सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है? तो क्या खास रहेगा राजस्थान के बजट में मुख्य तौर पर इस बार, और महिलाओं को है क्या उम्मीद? आज लेडीज स्पेशल, ये हमारा स्पेशल शो। बजट 11 फरवरी को आएगा, लेकिन लोगों की उम्मीदें सच बेधड़क लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस बार का बजट ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आ सकता है। लगातार डिप्टी सीएम और प्रदेश के वित्त मंत्री दिया कुमारी तैयारियों में कई महीनों से जुटी हुई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लगातार संवाद सोसाइटी के अलग अलग वर्गों के साथ कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से पूछ रहे थे कि आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं। किसी ने कहा बेहतर सड़क, किसी ने कहा बेहतर स्कूल, किसी ने कहा बेहतर कॉलेज। सबने अपनी आशाएं रखी तो सरकार ने उनकी सुनी। अब देखते हैं कि बजट में कितने लोगों को सरकार तवज्जो देती है, उनकी ख्वाहिशें पूरी करती है। हमारे साथ आज लेडी स्पेशल, इस स्पेशल बुलेटिन में तमाम अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं सीए अंतिमा जैन जी, जो फाइनेंस सेक्टर से संबंधित क्वेश्चंस का जवाब देंगी। मोना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, जो एक बिजनेस वुमेन हैं। इसके अलावा मनीषा सिंह जुड़ी हैं, जो बीजेपी का पक्ष हम सबके बीच रखेंगी। भारती कुमावत जुड़ी हैं, जो कांग्रेस का पक्ष हम सबके सामने रखेंगी। और अलका गौड़ जुड़ी हैं, जो हमारे सामने बिजनेस वुमेन का पक्ष रखेंगी। और इसी के साथ ही हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं यहाँ पर भारती कुमावत जी का रुख करूंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। देखिए भारती जी, मैंने बुलेटिन के सबसे पहले मौका आपको इसलिए दिया, बीइंग अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन नहीं, बीइंग अ कॉमन लेडी, क्या एक्सपेक्टेशन इस बजट से रखती हैं आप? भजनलाल सरकार के इस बजट से क्या उम्मीद है भारती जी को? देखिए, सच बेधड़क के मंच पर जिन महिलाओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है, मेरी नज़र में सब विद्वजन महिला हैं। सबको और व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। जिस तरह से बजट की आज बात यहाँ हो रही है और महिलाओं की इच्छाओं को लेकर और उनकी आवश्यकताओं के मद्देनज़र महिलाएं क्या डिमांड करती हैं, क्या उम्मीद करती हैं। 11 तारीख को हमारी जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी इस बजट को पेश करने जा रही हैं। हालांकि केंद्र में भी एक महिला ने ही हमारे सामने एक बजट रखा, बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि महिलाएं जिस सोच को लेकर हम जिस विकसित भारत की बात भारतीय जनता पार्टी के शासन में कर रहे हैं जी, उस विकसित भारत का जो विजन है वो वर्तमान का न होकर 2047 का देखा जा रहा है। जी। और जितनी भी महिला सशक्तिकरण की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जोर शोर से करते हैं, लेकिन सभी, चाहे वो एंटरप्रेन्योर महिलाएं हों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हों, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हों, ग्रामीण महिलाएं हों, घरेलू महिलाएं हों, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे ये बजट बिल्कुल खरा नहीं उतरा है। और देखिए, जो केंद्र का बजट घोषित होते ही हमारा शेयर मार्केट किस तरह से औंधे मुंह गिर गया। भारतीय करेंसी रुपया, उसकी जो स्थिति है आर्थिक क्षेत्र में, हम बहुत आगे पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे आजू बाजू छोटे मोटे पड़ोसी देशों की करेंसी के दृष्टि के मद्देनजर हम इतने बुरी तरह से लुढ़क गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कभी दावा हुआ करता था
कि मुझे लगा था कि रुपये शायद की साख नहीं पहला हमारे कमेंट मोदी मैं आपसे जी ले रही हूँ तो शायद मैंने आपसे पहले ही बोला था बीइंग अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ही बीइंग अ वुमन क्या एक्सपेक्ट करती है, बट कोई सकारात्मक उत्तर तो नहीं है। मैं सकारात्मक बात पे आ रही हूँ, आशावादी होना थोड़ी बड़ा सी जरूरी है। भूमिका तो बनाऊं कि चलिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है जल्दी बात सबसे कंप्लीट पहले कीजिए। महिलाओं से संबंधित जिस क्या मुद्दे की हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में काम बेटी होना बचाओ चाहिए। बेटी पढ़ाओ ठीक को है। लेकर हम ठीक जो है। बात कर रहे हैं, एक उड़ान योजना है जिसके बारे में बहुत बढ़ चढ़कर बहस हो रही ठीक है, है। जिससे भारती जी का महिलाएं वो रिप्लाई ले लेते हैं मैम शर्मिंदगी आप। के स्तर पर हैं। आपने बोला मोदी सरकार का बजट आया। टू मी प्लीज, मैम बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, सबको बराबर का मौका देना है, आप तो मुझे शुरू का सुनने एक का- मिनट सबको देना नहीं। सुनने का मादा मेरे अंदर बहुत है, लेकिन समय मैम लिमिटेड है। एक एक करके सभी प्रवक्ताओं के पास जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आऊंगी। आपके जो मुख्य बिंदु लगे, आपने मोदी सरकार का यहाँ बजट का जिक्र किया और आपने कहा कि उनका बजट आने के बाद कैसे जो है शेयर मार्केट में लोगों को निराशा हुई। इसके अलावा आपने कहा कि मोदी सरकार का बजट जब उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो यहाँ क्या उम्मीदें रखें। वर्तमान में ना रहकर फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर की बात तो गहलोत साहब भी करते थे, 2030 की बात करते थे कि नहीं करते थे। बहरहाल कोई बात नहीं। आप भारती जी माफ कीजिएगा, मनीषा सिंह जी का मैं रुख करूंगी। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मनीषा सिंह जुड़ी हैं। मनीषा जी, आपने बोला कि क्या उम्मीदें, इनको सुना भारती जी को आपने, उन्होंने कहा क्या उम्मीदें रखें जब मोदी सरकार का बजट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो ये क्या उतरेगा, तो क्या जवाब देंगे और क्या खास रहने वाला है इस बार के भजन बजट में, बताइए। देखिए, हम भी विपक्ष से हमेशा सकारात्मकता की वो करते हैं, जैसे आपने भी अभी इच्छा जाहिर की, लेकिन कभी भी हमें सकारात्मकता मिलती नहीं है। पर अगर हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बजट की, अगर उन्होंने जिस तरह से उसको कोट किया, तो यहाँ पे देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को जो बढ़ावा मिला है पिछले 2014 से, वो इनको पूछिए कि ऐसा कब था, कब इन्होंने सोचा होगा किस तरह से कि ऐसा होगा। आप ये देखिए, अगर आप आगे की आस करने की बात करें तो मोदी जी के बजट की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी में इन्होंने शिक्षा की मांग की, तो वहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर एक जिले में छात्रावास खोलने का जो प्रावधान रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं महिलाओं को संबल देने का, एक लखपति दीदी योजना को बढ़ावा देते हुए एक अपार सफलता के बाद में उसको और 3 करोड़ तक ले जाने का जो लक्ष्य था, उसके बाद में मनीषा जी, मैं मान गई कि उन्होंने मोदी सरकार के बजट पर प्रश्न खड़ा किया, आप उसका जवाब दे रही हैं, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे भजन बजट पर है। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस बार हम क्या उम्मीदें रखें, क्या कोई बड़ा फैसला लेगी सरकार, बजट में कुछ खास होगा या फिर नहीं होगा? बजट बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। जिस तरह से हमने पिछले 2 बजट देखे वो भी बहुत ऐतिहासिक थे। पिछली बार जो 15 योजनाएं महिलाओं के लिए आई थी वो पूरी तरह से 9 योजनाएं पूरी तरह से हो चुकी है और 6 योजनाएं भी बिल्कुल चल रही है। तो इस तरह से इस बार भी जो बजट की जो हम लोग जो आशा कर रहे हैं वो बहुत ही खरे उतरने वाला बजट होगा। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के साथ साथ में जो सशक्तिकरण की तरह विकसित भारत का जो हम विजन लेकर चल रहे हैं वो बिल्कुल भजन बजट में बिल्कुल होगा। और महिलाओं को कहते हैं एक तरह से तकनीकी से पेट्रोल जोड़ते हुए डीजल में कुछ राहत देने के मूड में है क्या सरकार? वैसे जो वित्त भार है बीजेपी सरकार के कार्यकाल का नहीं है, ये हर सरकार के कार्यकाल का आज रिजल्ट है कि जो हमारे ऊपर वित्त भार है वो 2 गुना हो चुका है, यानी जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस बार कर्ज को बैलेंस करने वाला ये बजट रहेगा या फिर नहीं? पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम करके कुछ बड़ा सरप्राइज सरकार दे सकती है, सबको इंतजार है। वैसे देखिए, बहुत बड़ा पिटारा खोलने वाली है भजनलाल सरकार। और आप देखिए हर वर्ग के लिए जैसे कि हर बार कुछ न कुछ लेके आते हैं, तो इस बार भी बिल्कुल राहत देने वाला बजट होगा महंगाई का। और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए तो एक बहुत, क्योंकि एक हमारी माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी वो भी महिला है, तो वो हमेशा महिलाओं को ध्यान में रखकर बजट पेश करती है। तो इस बार भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा पिटारा खुलने वाला है। चलिए, अच्छी बात है, इंतजार करेंगे। अंतिमा जैन जी, आपके माध्यम से जानना चाहूंगी, जो बजट होगा, हर बजट किसी ना किसी केंद्र पर आधारित होता है, यानी कहीं ना कहीं या तो वो बजट जो अभी फिलहाल की स्थितियां होती हैं उसे बैलेंस करने वाला होता है, या फिर कुछ बजट्स होते हैं जो अच्छे अच्छे सरप्राइजेस के साथ आते हैं, कुछ बड़े डिसीजंस के साथ आते हैं। राजस्थान सरकार के ऊपर अभी स्थिति ये है कि बहुत ज्यादा खुला खर्च की हम उम्मीद करें कि ना करें, क्योंकि जो कर्ज है वो लगातार बीते कुछ वर्षों में बढ़ा है। तो इस बार उसे बैलेंस करने वाला बजट होगा या फिर नहीं, कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, कोई बड़ी वित्तीय राहत जनता को मिल सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए, जो बजट आने वाला है, इस बजट में ये अपना 3rd बजट होगा इस गवर्नमेंट का, और
पिछले साल जो जीडीपी थी वो 19.89 लाख करोड़ थी जी। और इसकी ग्रोथ रेट जो है वो 7.8% थी, जो कि लगभग इंडिया की जीडीपी के बराबर ही है जी। पिछले साल जो बजट था वो लगभग 5.37 लाख करोड़ का था, तो इस बार वह 7 से 10% बढ़कर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है जी। पिछले साल बजट में अपने गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया था। जी, इस जी। फंड में मुख्य रूप से जो योजनाएं थी वो थी वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिसके लिए 1086 करोड़ रुपए का फंड था। लाड़ो प्रोत्साहन योजना, उसके लिए 320 करोड़ रुपए का फंड था। मुख्यमंत्री नारी शक्ति ट्रेनिंग एंड स्किल्स के लिए 86 करोड़ का फंड था। तो इस बार के बजट में जो आशा की जा रही है उसमें वुमेन्स को मुख्य रूप से फोकस किया जाना चाहिए। वुमेन्स के लिए डेडिकेटेड वुमेन एंटरशिप फंड बनाया जाना चाहिए, जिससे कि वुमेन्स को न्यू बिजनेस स्टार्ट करने में, कोई स्टार्टअप शुरू करने में हेल्प हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट जो भी स्कीम लेकर आए उसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाना चाहिए जी। इसके अलावा रीजनल हब होना चाहिए वुमेन्स के लिए, जिससे कि उनको रीजनल लेवल पे ही फैसिलिटीज मिल सके। अंतिमा जी, महिलाओं के लिए बहुत कुछ सरकार लेकर आएगी, हम इसलिए भी उम्मीद करते हैं कि एक जो वित्त मंत्री हैं वो खुद महिला हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो बजट होगा उस बजट के पिटारे में आपको लगता है कि बड़ी बड़ी घोषणाओं वाला ये बजट होगा या फिर बैलेंस बनाने वाला ये बजट होगा? फिलहाल के फाइनेंशियल सिनेरियो को जो प्रदेश का बना हुआ है इस वक्त, उसे देखकर क्या लगता है आपको? मैं यही कहना चाहती हूँ कि पिछले बजट में भी महिलाओं के वेलफेयर के लिए की बात कही गई थी, लेकिन इस बार महिलाओं का वेलफेयर के साथ साथ उनका डेवलपमेंट जी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले महिलाओं को बेनिफिशियरीज माना जाता था, अब महिलाएं खुद वेल्थ क्रिएटर हो गई है, खुद बिजनेस करने लगी है। ठीक है, तो आप बिजनेस वुमेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बिजनेस वुमेन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मोना जी, बीइंग अ बिजनेस लेडी, क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप स्टेट गवर्नमेंट के इस बजट से? देखिए, मैं स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी कि हमारी खुशनसीबी है कि हमारा जो बजट पेश कर रही हैं वो एक महिला है और वो हमारी डिप्टी सीएम है। इसके लिए पूरे राज्य की सभी औरतों को बधाई कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इससे आगे भी बने रहेंगे। ये हमारे लिए, सबके लिए खुशी का विषय है। और मैं किसी पार्टी का ना बोल के मैं ये बोल रही हूँ कि एक महिला जब सीट पे आती है तो वो उन पक्ष के बारे में सोचेगी जिस पक्ष के बारे में पुरुष ना सोचते हो। मैं सरकार को बधाई देते हुए ये बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप बार बार एक रील देखते हैं। सरकारें भी आजकल इंस्टाग्राम पे अपनी योजनाओं को बताती हैं और इन्फ्लुएंसर्स को अपनी योजनाओं में शामिल करती हैं। तो एक रील बहुत फेमस है, चाहिए क्या औरत को क्या चाहिए, तो उसके जवाब में वो देता है ये चाहिए औरत को, वो चाहिए औरत को। हम औरतों को क्या चाहिए, वो सवाल अभी तक सेम है, चाहे वो बिजनेस वुमेन हो, चाहे वो घरेलू महिला हो, चाहे वो स्टार्टअप चलाती हो, चाहे वो यहाँ बैठी हुई प्रवक्ता हो इसके बीजेपी और कांग्रेस दोनों की, चाहे वो सीएसआई हो। हमको कुछ एक बेसिक चीजें चाहिए। हमको हमारी सुरक्षा चाहिए, हमारे परिवार की सुरक्षा चाहिए, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई तो हमें बाद में चाहिए, पर हमारा बच्चा सुरक्षित आ जाए, चले जाए। बिल्कुल। मैं ये बातें कह रही हूँ कि मैडम, आप स्टार्टअप के लिए बात कर रहे हैं, आप लोग स्टार्टअप्स के लिए विंडो बना रहे हैं। मोदी सरकार ने भी कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा, और अच्छा चल भी रहा होगा, और स्टार्टअप की स्थितियां बदली हैं। वन विंडो भी बनाने की हमारी मांग रही है। लेकिन मैं सरकार से एक मांग करना चाहती हूँ कि स्टार्टअप के लिए आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो चाय के स्टार्टअप चला रही हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो वड़ा पाव दीदी बन रही हैं, कोई बहुत सारे डोसा दीदी बन रही है। वो रात को जब 11 बजे घर जाए तो क्या आपने इस स्टेट को या इस जयपुर को या इस अपने राजस्थान को इतना सुरक्षित कर रखा है कि जिस स्टार्टअप को आप चला रही हैं उनकी महिलाएं, बच्चियां जब घर जाएं तो उनको किसी सुरक्षा का डर ना हो? तो मेरी सबसे पहले मांग है कि बेसिक चीजों पे आइए। दूसरी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी चीज उठाना चाह रही हूँ। हम बड़ी बड़ी बातें, करोड़ों की बातें करते हैं। नीरजा मोदी में एक बहुत बड़ा केस हुआ, एक केस हुआ जिसमें बच्ची ने अपनी बुलिंग पे, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे, मतलब मैं नहीं कहूंगी बहुत बड़ी क्लास के, 4th क्लास के बच्चे थे, ना तो समझने वाले बच्चे थे, ना जिसकी डेथ हुई, जिससे सुसाइड किया वो थे। आपकी स्कूल की पॉलिसीज और स्कूल की नीतियां हैं जहां पे लाखों रुपए फीस है। सबसे पहले तो आप फीस पे कंट्रोल कीजिए, मेरी सरकार से गुजारिश है। दूसरी बात, आप अपने काउंसलिंग के लेवल बढ़ाइए, सुरक्षा पे उन पे नजर रखिए, जिससे हमारे बच्चे जिन बड़े स्कूल्स में हम लोग भेजते हैं
उन बच्चों को ये उम्मीद करके कि कल को वो बड़े बनेंगे अच्छे स्कूल में पढ़ के। और स्कूल्स क्या, आप कोटा में स्थिति देखिए कितनी खराब स्थिति पर हम आ चुके हैं। कहीं ना कहीं हम शुरू से ही शुरू होते हैं, कोटा हुआ, राजस्थान हुआ, बिल्कुल। आप झुंझुनू में भी एजुकेशन हब बन गया, अलवर भी एजुकेशन हब बन रहा है, बिल्कुल। तो आप वहां बात कर रहे हैं क्या? बाकी सिर्फ कोचिंग की पैसे बढ़ाने की, कम करने की बातें नहीं कर सकते। आप सुरक्षा पे आइए, बहुत सारी चीजें आप ठीक कर लें। जी जी बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर सुरक्षा की मांग की, मुझे लगा बीइंग अ बिजनेस वीमेन आप बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर लोन्स की बात करेंगे, लेकिन बहुत वैलिड पॉइंट ये हमारी भी मांग है सुरक्षा कि सुरक्षा सबसे पहले प्राथमिकता में होनी चाहिए। आप सुरक्षा देंगे तभी तो बिजनेस होंगे। बिल्कुल। अलका गौड़ जी, अपनी एक्सपेक्टेशंस बताइए आप राज्य सरकार के इस बजट से। महिलाएं जब बिजनेस करती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा इश्यू आता है अभी कैपिटल का, और सरकार को वुमेन मैन्युफैक्चरर्स को अब मार्केट में लाना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि महिलाएं पूरे देश की आधी आबादी का 50% हिस्सा हैं, तो जब तक वो महिलाएं जीडीपी में अपना योगदान नहीं देंगी तब तक हमारे देश का जो वो सपना है कि 3rd नंबर पे आना चाहिए इकोनॉमी में, वो नहीं आ पाएगा। उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ऐसी फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए जिससे उनको कैपिटल लोन्स जो हैं ईजिली मिल जाए। और साथ के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जब बिजनेसेस जो महिलाएं कर रही हैं उनको कहीं ना कहीं इंश्योरेंस गारंटी मिलनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, महिलाओं को आपने ट्रेन कर दिया सरकार की योजनाओं के थ्रू और उनको कोलैटरल लोन्स भी मिल गए, सर्टिफिकेट्स भी मिल गए, लेकिन इन केस अगर किसी वजह से किसी महिला का बिजनेस फेल हो जाता है तो उसके लिए कोई सब्सिडाइज रेट पे कोई भी लोन देने को तैयार नहीं होता। रीज़न क्योंकि उनकी सिविल खराब हो चुकी होती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस सरकार में महिलाओं के लिए, बिजनेस के लिए कुछ फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ लाई जाएँ जिसमें उनका बिजनेस इंश्योरेंस भी हो। और साथ ही साथ एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाना चाहूँगी कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो सारे तरह के टैक्स देती है, लेकिन जब बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग रिटायर होते हैं तो सरकार की तरफ से कोई भी पेंशन योजना नहीं है। अगर हम विदेशी मॉडल्स को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छे विदेश में, यूएस में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है जितने भी बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उनको टैक्सेशन में तो रियायत दी जाती है, प्लस वो रिटायरमेंट हो जाते हैं तो कुछ एक अमाउंट उनको एज अ पेंशन भी दिया जाता है। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि इस तरह का कुछ पॉलिसी लेकर आएँ। जी जी बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ पर सुरक्षा की बात हो गई, यहाँ पर बिजनेस वुमेन को किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं उसकी बात हो गई। अब मैं शिक्षा पर आ जाती हूँ, जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने उठाया था, और अब वापस से मैं कांग्रेस की प्रवक्ता भारती जी का ही रुख करूंगी। हमारे साथ पैनल में नई प्रवक्ता जुड़ी हैं खुशबू जैन जी, उनका भी मैं रुख करूंगी। उससे पहले भारती जी, हम यहाँ पर एजुकेशन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी फिलहाल प्रदेश की स्थिति है सर कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बीते 50 साल, 60 साल, 70 साल में बन नहीं पाया है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस बीजेपी यहाँ की जनता सबको मौका देने वाली जनता रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं बन पाया। मैं यहाँ पर कोएड एजुकेशन की भी बात करूं तो सरकारी स्कूलों के क्या हालात हैं ये हर किसी को पता है। तो ऐसे में स्कूल्स के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर बड़ा अनाउंसमेंट होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं भारती जी? जी बिल्कुल, मैं यही उम्मीद करती हूँ। हमारे बीच में जो बिजनेस विमेन यहाँ बैठी हैं उन्होंने अभी हाल ही में कहा, और अपनी तरफ से मैं भी एक महिला होने के नाते यही कहना चाहूँगी कि जब तक महिला में स्वयं की सुरक्षा को लेकर आत्मविश्वास नहीं होगा, देखिए चाहे एंटरप्रेन्योर का जो क्षेत्र है, छोटे उद्यम है, महिला केवल कई बार सुरक्षा कारणों से आगे नहीं आ पाती है। एमएसएमई में जहां महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, 33% महिलाएं होनी चाहिए, वहां मात्र 8% महिलाएं इसमें हिस्सा ले रही है। क्या महिलाएं जीडीपी ग्रोथ में साथ नहीं देती है? बहुत बड़ा टैक्स स्लैब होती है जो वो पुरुषों के बराबर भरती है। और जहां तक शिक्षा के क्षेत्र की मैंने पहले भी जिक्र किया था कि यदि युवा लड़कियों की 12वीं तक की बच्चियों की सुरक्षा का, स्वास्थ्य का, सफाई का ध्यान नहीं रखा जाएगा, इतनी शर्मनाक स्थिति है इस उड़ान योजना को लेकर। जो 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे वो लैप्स हो गए हैं। जब हमारी वो मैडम शिक्षा से विभाग की जो सेक्रेटरी हैं वाघ मेरे जी, उनसे फ़ोन पे बात करी गई रिगार्डिंग दिस मैटर। टॉयलेट्स में हमारे अधिकारी जाकर खड़े हुए तो उनसे 10 मिनट वहां खड़े नहीं रहा गया। टॉयलेट्स कांग्रेस सरकार में बने थे, लेकिन 2 साल में उनकी इतनी जर्जर स्थिति हो गई है। कांग्रेस अपने 5 साल और हमारे 5 साल और अपने 2 साल की तुलना करती है तो 2 साल में क्या उन टॉयलेट्स की या सरकारी स्कूलों की मरम्मत नहीं करवा सकती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? लड़कियां शौचनीय स्थिति में हैं, वो विद्यालय नहीं आना चाहती हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा हम
कहाँ ले जा रहे हैं। सरकार को बड़ी सख्ती से, हमारे मुख्यमंत्री जी को इससे सख्ती से निपटना चाहिए। जहाँ तक हमारी डिप्टी सीएम जो बजट पेश करने जा रही है, बिल्कुल उनसे मेरा निवेदन है कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का बजट तय करे। केंद्र में उच्च शिक्षा का बजट मात्र 0.98% है, इसे राज्य में भी बढ़ाया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि जहां हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं, शिक्षा के हालात बद से बदतर हैं। महिलाओं के रोजगार की भी वहां समस्या है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं मनरेगा से जुड़ी हुई थी और रोजगार की सुदृढ़ स्थिति थी। उसका रोजगार गारंटी का हक आप उनसे छीन चुके हैं, उसे लौटाने का कष्ट करें। मनरेगा का जो वीबीजी नाम बदला है, बजट है, ठीक है, ठीक 100 है, से नाम 150 बदला है। बढ़ाना क्या, भारती जी नाम छीनना बदला है, होता है छीना क्या? नहीं है। भारती जी नाम आप बदला नाम है, बदले पढ़ के बिल्कुल, आइए, इसमें उसके 100 की बाद जगह में 150 बोलिए। दिन कर दिया गया है। लेकिन देखिए आप कुछ गलत पॉइंट्स तरीके अच्छे से भी हुए हैं, बोल ठीक है, रहे हैं। मनीषा जी आ रही है, कर्जे में मनीषा जी डूबा आ रही है। देखिए ये है, गलत राजस्थान बोलेंगे तो राज्य मैं नहीं कर्जे में सुनूंगी। डूबा हुआ भारती है जी और आप एक बार इसको आप जी राम जी को उसमें पढ़ लीजिए 40% अच्छे से, आप ठीक है, बाद में राज्यों पर बोलिएगा। मनीषा जी, मैं आपको मौका दे रही हूँ, एक राज्यों सेकंड। पर 40% का बाहर आप डाल रहे हैं। मैं तो क्या है कर्जे कि के मैम आज समय टॉपिक में जी राम जी या मनरेगा नहीं है, लेकिन आपने फिर भी मनरेगा का जिक्र किया। मनीषा जी, शिक्षा पर ही आ रही हूँ मैं। देखिए मैम, आज महिला शक्ति जुड़ी है, तो इसीलिए हम ये जो स्पेशल बुलेटिन है अपना, ये महिलाओं पर, बेटियों पर केंद्रित रखना चाहते हैं। और अगर बेटियों को बढ़ाना है, जरूरी नहीं कि जो 2 टियर 1 टियर शहर की बच्चियां वही आगे बढ़े। अरे ग्रामीण अंचल की बच्चियों को भी सुविधाएं मिले तो वो क्या नहीं कर सकती हैं। उनका आत्मविश्वास देखने लायक होता है अगर उन्हें इतनी सी भी सुविधा मिले। तो मैम बेसिक एमिनिटीज उन्हें देनी पड़ेंगी, उन्हें बेसिक स्कूल देना पड़ेगा। ये बीते वर्षों में नहीं समझा है किसी ने। हम सीएम भजनलाल शर्मा से, दिया कुमारी जी से ये उम्मीद करते हैं कि उन बच्चियों को समझेंगे, एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के अंदर ये भी दे देंगे ना, उसके बाद तो सब कुछ वो खुद कर लेंगी मैम। उन्हें ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे देंगे, उसके बाद सब वो खुद कर लेंगे। लेकिन अभी हालात बहुत खराब है। पिछले 2 साल से पहले जो शिक्षा के जो हाल थे, बद से बदतर हाल थे, जाते जाते कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल बना दिया था। तो क्या उसको पूरा आप मानते हैं कि इंग्लिश मीडियम पूरा था? वो उस तरह के जो उन्होंने जो उपलब्ध कराए थे टीचर थे, क्या वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे थे? बच्चे क्या बेसिक समझ पा रहे थे? अगर आप उनकी बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं, तो आप ये देखिए पिछले 2 साल में जो बिल्डिंग को लेकर काम हो रहा है। मैं खुद एक स्कूल है, अलका जी जानती हैं, उस स्कूल में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहा है और अभी इंफ्रा पूरा चेंज हुआ है उसका। बिल्कुल उस चीज को बिल्कुल बदलते तो इस बार बजट में कोई बड़ी घोषणा स्कूल के एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, अगर देखिए भारती जी अब आप सुन लीजिए, भारती जी अब आप सुन लीजिए, क्योंकि गलत आप आंकड़े पेश करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगी। भारती जी आपके समय में क्या होता था? एक सेकंड मनीषा जी, एक सेकंड भारती जी, मैं देखिए मनीषा जी, उनका समय गया, वो गए। मनीषा जी सुनिए, अब आपका समय, आप कुछ बेहतर कर लीजिए, आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप बेहतर कीजिए। 2 साल में जो कार्य हुए, जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, वो उनके 5 साल में मैम नहीं उनका हुए। टर्न है, लेटर उसी लिए स्पीक, 5 लेटर साल स्पीक प्लीज, बनाम 2 मैं आ रही हूँ साल आपके हम पास। लोग आपको पहले चैलेंज दे रहे हैं। आप इसमें देख लीजिए जो स्कूलों के स्ट्रक्चर, जो इंफ्रा बन रहा है, वो आप जाके जमीनी स्तर पे जाके देखिए ना कि किस तरह से इंफ्रा में हर स्कूल में लैब्स बन रहे हैं। आप ये देखिए कि शिक्षा में जो सुधार का होने का कार्य किया है वो भजनलाल जी की सरकार ने आके किया है। आप ये देखिए आपके समय में आप कह रहे टॉयलेट्स, कहाँ टॉयलेट्स थे? किसी भी स्कूल में टॉयलेट्स नहीं थे। हर एक संस्थाओं के माध्यम से टॉयलेट्स बनाने के काम कर रहे थे हम लोग। बजट के अंदर मनीषा जी, बजट के अंदर बेटियों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, आप खुद देखिए स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार बड़ी घोषणा करेगी कि नहीं? बिल्कुल करेंगी, क्योंकि करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे। इवन भजनलाल जी अभी जब जो स्कूल के जब आंकड़े सामने आए थे जर्जर स्कूल के, तो खुद गए थे दिल्ली और वो बजट लेके आए थे स्कूल्स के लिए। उनको इंफ्रा को चेंज करने का काम अभी हमारी सरकार कर रही है। साथ साथ में आपने वीपीजी राम जी की बात कर, अभी मिला नहीं, अभी सिर्फ अप्रूव हुआ है। इंफ्रा स्कूलों को बजट बहुत अलॉट हुआ है और स्कूल में काम शुरू भी हो चुका है। और आप वीपीजी राम जी की बात कर रहे हो, महिलाओं के रोजगार की बात कर रहे थे, ग्रामीण महिलाओं के रोजगार की बात करें तो हमने छीनने का काम नहीं किया, हमने उन्हें ज्यादा रोजगार देने का काम किया है। अगर आप बात करते हैं आपके समय में क्या था? कोई इंफ्रा था आपकी? आप बताइए कि ना मनरेगा को कोई इंफ्रा खड़ा हुआ है आप दिखा सकते हैं, लेकिन उसको बदल के उसमें आप इंफ्रा को लेके ग्रामीण, एक तरह से ग्रामीण का जो बढ़ावा देने का काम है वो माननीय भजनलाल जी की सरकार और केंद्र सरकार, हमारे डबल इंजन की सरकार करेगी। आप ये देखिए आगे आने वाले बजट में महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक के साथ साथ में जो हमारा सामाजिक है, शैक्षिक है, सभी स्वास्थ्य को लेकर
हर एक क्षेत्र को लेकर बजट में प्रावधान चलिए होंगे। अच्छी बात और है। हम मैं बात अब इसके करते बाद हैं हेल्थ सेक्टर पर ही आऊंगी मैम कि जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी दवाइयां, क्योंकि जो केंद्र सरकार का बजट था उसमें हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में गंभीर बीमारी की दवाइयों को सस्ता करने का कार्य बिल्कुल, किया गया। बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ करके बिल्कुल बड़ी रियायत करेंगे। दे सकती है। इस पर देखिए, मैं मैं आपसे एक बार चर्चा आप- करूंगी, लेकिन उससे देखिए- पहले और भी प्रवक्ता हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। मैं आ रही हूँ उसके बाद आपके पास। खुशबू जैन जुड़ी हैं जो एक यूट्यूबर है, इंटरनेशनल यूट्यूबर हैं। खुशबू जी, मैं आपके माध्यम से एंटरटेनमेंट सेक्टर और इससे संबंधित जो सिनेरियो रहता है, क्या उम्मीद आप सरकार से करती हैं इस बार के बजट में? Okay, I'm so sorry to correct you. I'm an international educator. ओके, आई एम सो सॉरी जी। So basically, I think education is something that investing in economic growth. जी एंड इसके अलावा जो हम सिलेबस कराते हैं, सिलेबस से हमें स्किल्स पे मूव करना चाहिए। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, अगर स्किल टीचर होगा तो बच्चे अपने आप ग्रो करेंगे, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग जो होती है, जैसे आजकल डिजिटल क्लासरूम है, हाइब्रिड लर्निंग है, जी। सो आई थिंक उस पर बहुत फोकस करना चाहिए। बिकॉज अगर एक बच्चा पढ़ रहा है बट एम्प्लॉयबल नहीं हो रहा, वो बहुत बड़ी बात है। बेसिकली कोई बच्चा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहा है, पढ़ रहा है, तो आई थिंक जीडीपी बढ़ेगा हमारा। बिल्कुल। मतलब वही शिक्षा क्षेत्र की हम बात कर रहे थे। और जब आप एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं तो एक आपने सुना, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि ये हो रहा है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या देख पाते हैं? मुख्य तौर पर जो ग्रामीण अंचल के लोग या फिर जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, उन लोगों से भी आप मिलते होंगे, क्या पोजीशन है? हाँ, बेसिकली बजट में इक्विटी होनी चाहिए अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन की, और जो बच्चों को एक्सेस नहीं है पढ़ाई लिखाई का। और हाँ, सैनिटेशन, सिक्योरिटी की भी बात करें, आजकल बहुत स्कूल्स में देखा जा रहा है, बुलिंग वगैरह हो रही है। सो जब सिक्योरिटी की बात आती है तो हाँ, स्कूल्स को बिल्कुल इस पे सुरक्षा काउंसलर्स रखने चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, और बच्चों पे ध्यान दिया जाना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी पे भी। बिल्कुल, सिक्योरिटी का तो बहुत बड़ा विषय है। स्कूल्स के अंदर भी बच्चियां सेफ नहीं हैं। दुष्कर्म की घटनाएं स्कूल के अंदर भी बच्चियों के साथ सामने आई, तो ये बहुत हृदय विदारक होती हैं। तो स्कूल के अंदर की सिक्योरिटीज पर भी सरकार को कुछ ऐसे नियम प्राइवेट स्कूल्स के लिए और सरकारी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को लेनी पड़ेगी। अंतिमा जैन जी, अभी फिलहाल जो प्रदेश का बजट रहने वाला है, मैं पेट्रोल डीजल की अगर बात करूं तो देखिए, बिजनेस बीइंग अ बिजनेस वुमेन, यहाँ पर जितने भी लोग, सब लोग जो बैठे हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर पेट्रोल डीजल के रेट में सरकार कोई रियायत दे दे, वैट में कोई रियायत दे दे, तो एक बड़ी राहत की बात होगी। तो क्या सरकार इस पोजीशन में आपको नज़र आ रही है कि कुछ, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हुआ नहीं पेट्रोल डीजल को लेकर। राजस्थान कंपैरेटिवली और राज्यों के कंपैरिजन में यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा है, तो क्या लगता है आपको इसमें कोई रियायत मिलेगी? देखिए, ये जो बजट है वो सभी की आशा यही है कि ये बजट ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ लाने वाला बजट होना चाहिए। सभी सेक्टर्स, जैसे कि गरीबी हो, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, रूरल डेवलपमेंट हो, AI बेस्ड टेक्निक हो, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग या फिर डेटा बेस सेंटर वाला हो, या फिर ग्रीन एनर्जी वाला हो, तो हर सेक्टर पे इस पर फोकस किया जाना चाहिए। इसमें अपन वुमेंस का भी इंक्लूड होना चाहिए, चाहे वुमेंस की सुरक्षा को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, या फिर बिजनेस को लेकर हो। और पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर भी यही आशा है कि थोड़ा कम हो तो सभी को बहुत रियायत मिलेगी। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के रेट्स कम होने चाहिए। मोना जी, क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं आप? मेरा सिंपल से एक्सपेक्टेशन है कि सरकारें जो हैं वो बहुत सारी योजनाएं लाती हैं, लेकिन आप धरातल पे जाइए। मैं किसी की आलोचना ना करते हुए, हमारे अभी भी धरातल में हम उन चीज़ों को लाने में नाकामयाब है। मैं गांव में NGO चलाती हूँ, बहुत सारी महिलाएं हैं, आज भी आप उनके पास जाइए, रोजगार नहीं है। दूसरा, परमानेंट रोजगार नहीं है। सरकार को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये औरतें जो एक गांव है उसमें किस चीज़ में माहिर हैं। जैसे हमारे यहाँ आसपास अलवर के पास सरिस्का है, बहुत बड़ा टूरिज्म सेक्टर है, वहाँ पे खाना भी बनता है, वहाँ पे सब कुछ चीज़ें होती है, लेकिन वो गौण है, वो सरकार की लिस्ट में ही नहीं है।
तो अगर आप ग्रामीण टूरिज्म की तरफ भी बढ़ रहे हैं तो क्या आप उनमें महिलाओं को कम समझते हैं? वो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करवा सकती है अपने कल्चर के थ्रू, अपने खाने के थ्रू, अपने डिशेस के थ्रू। इवन वो जो होटल्स चलते हैं उनमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी उनके थ्रू जनरेट हो सकता है, वो भी एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट। पर सरकार की जो योजनाएं हैं, मैं ये मानती हूँ कि कई बार हम सिर्फ योजनाओं को दिखाने लग जाते हैं, जैसे ट्रैक्टर चलाती हुई महिलाएं, जैसे ड्रोन चलाती हुई महिलाएं, पर आप धरातल पे जाइए। धरातल पे जब तक चीजें नहीं बदलेंगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी योजनाएं बना लीजिए, आप एक सेल बनाइए जो धरातल पे उनको इंप्लीमेंट करे। और मैं कहूंगी लोकल मतलब बॉडीज जो मॉनिटरिंग हैं, की कमी है कहीं ना कहीं, मैं योजनाएं ये भी तो कहूंगी, हैं। ऐसा नहीं, पंचायती क्षेत्र हैं, सरपंच हैं, जिसे कहते हैं चेयरमैन है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि लोकल बॉडी नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि गांव में जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जो लोकल बॉडीज होती हैं, एनजीओज होते हैं, बहुत सारे समूह बने होते हैं, उनको काम में लीजिए। आप सरकार हैं। और दूसरी बात है, आप मोबाइल बांट चुके हैं, बहुत सारी सरकारों में मोबाइल बंटाए। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम किसी सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। बहुत सारी महिलाएं दिन रात सुबह शाम सिर्फ गानों पे वीडियोस बनाती हैं, सबके पास मोबाइल है। तो क्यों ना उन महिलाओं को हम काम में लें कि आप आइए, इन योजनाओं को बताइए, आप अपने गांव की एक गांव मित्र बनिए, गांव की इन्फ्लुएंसर मित्र बनिए। मैं आपको बार बार कह रही हूं, हम 10 साल भी यहाँ आएंगे और आप आंकड़ों पे हजारों करोड़ों लाखों पे बात करेंगे। अंत में आपको औरत पे बात करने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी लानी पड़ेगी, सुरक्षा लानी पड़ेगी, धरातल पे लाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे नियम बेहतर लाने स्वास्थ्य पड़ेंगे। सुविधाएं मुख्य तौर पर ग्रामीण अंचलों में बहुत बड़ी कमी है। आप और आज की खबर PHC, देखिए। CHC में कई बार डॉक्टर्स की ड्यूटी होने के बावजूद भी डॉक्टर्स नहीं होते, डॉक्टर्स की कमी। मेरे गांव में 15 साल से कोई गायनो नहीं है। मैं आपको इस जगह इस मंच के माध्यम से बता रही हूं, मेरा गांव जो थानागाजी है उसमें 15 साल से एक भी गायनो हॉस्पिटल में अपॉइंट ही नहीं हुई है। अब आप यूं बोलें कि ड्रोन दीदी की बातें करें, लखपति दीदी की बातें करें, या आप कोई गायनो ही नहीं है भाई। बच्चा मर सकता है, मरे भी हैं, बहुत सारे हादसे हुए हैं, ब्लीडिंग हुई। तीसरी चीज मैम, मैं एक आपका सबका वक्त है लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। आज के अखबार को आप उठाइए, टॉयलेट की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ती हैं पीरियड्स आने के बाद। इस चीज को अगर मुझे नहीं पता यहाँ पे से कितने ग्रामीण लोग हैं, मैं गाँव के स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं जानती हूँ कि पीरियड्स आने के बाद कितनी बच्चियों की पढ़ाई छुड़वाई जाती है, क्योंकि वो पैदल चलती हैं, ये सब चीजें। तो जब पैड नहीं होगा, जब टॉयलेट नहीं होगा, तो फिर आप किस लाखों करोड़ों की इसकी बात कर रहे हैं। सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से बच्चों को बिल्कुल, मिलना आपको हाई बेहद कोर्ट आवश्यक डांट रहा है कि भाई Free of आप cost। बेसिक अधिकार नहीं दे रहे। तो मैं ये कहूंगी कि आप इस चीज को मत कीजिए, आप कितनी भी सुविधाएं ले आइए, फिर सुरक्षा ये लानी इस पड़ेगी विषय को आप आपको। उठाते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता या कोई भी होता है वो कहते हैं कि आप स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब स्वास्थ्य केंद्र तक बच्चियां जाएंगी क्या? उनको स्कूल्स में अगर वो बच्चियां पढ़ रही हैं, स्कूल में रेगुलर नहीं है। मैं मेरे गांव की बात कर रही हूँ, स्कूल्स में रेगुलर नहीं है। मैं आपको लाइव किससे बता सकती हूँ। देखिए, हमारे लिए सरकार है, हमारे लिए सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं है। ठीक है, हमारे लिए, लेकिन नहीं है वहां पे। आप जाके एक बार फील्ड पे जाइए, नहीं मिलेंगे आपको सैनिटरी नैपकिन। ठीक है। अगर अलका गौड़ जी, मैं एक बार फिर से हेल्थ सेक्टर पर ही आ जाती हूँ। देखिए, मैं तो अगर जयपुर की भी बात करूं, बेशक राजधानी है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग है वो बड़े बड़े अस्पतालों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। ऐसे में ग्रामीण अंचल और मुख्य तौर पर जो गरीब वर्ग है उनके लिए हेल्थ सेक्टर को लेकर कुछ बेहतर होना चाहिए। अदरवाइज जो हमारे सरकारी अस्पताल है वहाँ की भीड़, वहाँ की सुविधाएं कम पड़ जाती हैं। तो एक और बड़ी बात, हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में बड़े अनाउंसमेंट अगर सरकार करती है तो ये सबके लिए राहत भरी खबर होगी। क्या कहते हैं? हेल्थ सेक्टर का अगर हम पेरिफ्री पे देखें तो सच में बुरा हाल है, क्योंकि एक जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको अच्छे केयर टेकर डॉक्टर्स और जो ऑक्सिलरी स्टाफ है वो नहीं मिलता है। इसमें मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार कहीं से भी एक मॉडल डेवलप कर ले जहाँ पे जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं विलेज के हों, उनको एक पोर्टल पे कनेक्ट कर ले, जिससे हर ये सूचना जो है हर गांव तक जा सके, और कहीं भी रास्ते में किसी भी मरीज़ को या किसी दानी या गांव के अंदर किसी भी मरीज को कोई भी इमरजेंसी फेस करनी पड़े तो इन पोर्टल्स के थ्रू, क्योंकि स्मार्टफोन तो सबके पास होता है, और जैसे अभी मोना जी ने कहा भी है कि कई सरकार आई और उन्होंने टैब्स और स्मार्टफोन्स दिए हैं, तो उस पर एक एप्लीकेशंस बना के अगर हम डाउनलोड कर दें तो सरकार का काम भी सरल हो जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि फाउंडेशंस हो गए या आपके जो ट्रेंड स्टाफ हैं उनको हम काम में लें, और ये जो चिकित्सा सुविधा है इसको गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाएं, क्योंकि गांव के अंतिम छोर में जाके हम देखेंगे तो सच में ही, अगर मैं कान के कैंसर की बात करूं तो आज भी मरीज जो है पूरा कान और गाल गलने के बाद में भी झाड़ा लगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। तो हमें अवेयरनेस प्लस सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट वाइज, अगर वो हेल्थ का है तो हेल्थ के हिसाब से। होता है मैम कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, एक बुखार भी अगर किसी को आ रहा है तो उन्हें शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं ग्रामीण फंस जाते हैं।
वहां फंस जाते हैं और इतनी दूर एक बीमार बच्चा या कोई बीमार महिला या कोई वृद्ध व्यक्ति के लिए अपने गांव को छोड़ बगल के किसी स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़े इतनी दूर ट्रैवल करके, तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है। तो गांव के अंदर बेसिक हेल्थ सुविधा उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। अभी इस मॉडर्नाइजेशन में, डिजिटलाइजेशन में, इतने बड़े प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं दुनिया में, हम विकसित भारत और इकोनॉमिकली हम जापान को पछाड़ने वाले हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में बेसिक हेल्थ फैसिलिटी में भी हम चूक रहे हैं। देखिए, और ये मैं करवा डॉक्टर सकते भी हैं। हूँ और बिजनेस वुमेन भी हूँ, तो मैं इसमें एक पहलू जो रखना चाहूँगी वो ये है कि टियर 1 टियर 2 सिटी की बजाय अभी हम बिजनेस देखें तो वो टियर 3 सिटीज़ और पेरीफ्री में है, क्योंकि वहाँ कम कॉस्ट पे लेबर मिल जाती है। और अगर हम इंफ्रा की बात करें तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि लेबर को ट्रैवल करना शहरों में, बड़े शहरों में बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इसी के साथ में चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हो जाएं तो दोनों चीज़ें मिलके काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर सकती है। और वैसे भी सरकार की ये जो महा योजना और ये सारी योजनाएं, इनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, इनका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, अवेयरनेस और एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग, ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। मतलब वहीं सरकार की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है भारती जी, वो कहीं ना कहीं लोगों को आरजीएचएस के माध्यम से और इंश्योरेंस पॉलिसी, चाहे आयुष्मान योजना हो या फिर जो गहलोत सरकार में चिरंजीवी चलती थी, उनके माध्यम से लोगों को बहुत फायदा मिला है। तो ये जो लिमिट है ये भी बढ़ाया जाना चाहिए इंश्योरेंस का। मैम, ये इंश्योरेंस कांग्रेस के राज में 25 लाख था, जिसे घटाकर काफ़ी कम कर दिया गया है। और कई फार्मेसीज जो आरजीएचएस के अंडर आती थी, लगभग 400 के करीब, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर कर दिया है। तो ये जनता को राहत देने का काम है या मुश्किल खड़े करने का काम है। जहाँ तक ग्रामीण अंचल की हम बात करें, 80% जनता या हमारी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वहाँ तो स्वास्थ्य के जो डिस्पेंसरीज हैं उनके बहुत बुरे हाल हैं। डॉक्टर्स की कमी से वो हमेशा जूझती रहती हैं वो डिस्पेंसरीज, और वहाँ की जो एक्सरे मशीन वगैरह होती है वो सब नाकारा सी पड़ी रहती है, उनकी मेंटेनेंस नहीं है। एक यहाँ भी बैठे हुए, आप मुझे केवल कांग्रेस का प्रवक्ता न माने, सबकी आम राय यही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भजन बजट की हम बात कर रहे हैं उसमें जो भी योजनाएं जन कल्याणकारी कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई जाए, उनकी सबसे बड़ी शिकायत इनकी यही है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है, और सबसे बड़ी बात है इनकी मॉनिटरिंग व्यवस्था बिल्कुल लचर है, जिसके चलते ये योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती। और आमजन की तो क्या, महिलाएं तो इनसे बिल्कुल वंचित सी रह जाती हैं, उनके हितों पर सीधा कुठाराघात होता है। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई महिलाओं का है, क्योंकि मैं भी कई बार वहां से जुड़ी रही हूं और मैंने देखा है कि वहां की महिलाएं, दे आर लिविंग अंडर सुपरस्टिशंस। तो एक महिला होने के नाते दिया कुमारी जी को चाहिए उन ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करती और वहाँ की महिलाओं के जो हालात हैं, जब तक बीमारी गंभीर नहीं हो जाती वो ओझा और टोने टोटके के चक्कर में पड़ी रहती हैं, और जब वहाँ से हाथ खड़े हो जाते हैं तब वो महंगे इलाज, उनके बगल में मैम हॉस्पिटल होते ना, तो वो क्यों जाती? जी बिल्कुल, मैं चाहती उनके बगल में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, उनको और कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। सरकारी एनजीओ के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं और महिलाओं को आपकी सरकार की बात कराया जाए। जी, इस सरकार में, भाजपा सरकार में जितने हॉस्पिटल्स खुले, जितने मेडिकल कॉलेज खुले, वो किसी सरकार में नहीं खुले। और जैसे मैडम ने कहा कि स्कूलों की टॉयलेट की हालत इतनी बदतर है, तो 2 साल पहले बनाए गए जो स्कूल के टॉयलेट्स हैं, तो सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको गांधीनगर विद्यालय का दे देती हूँ, जिसपे छत ही नहीं है, और अभी 2 साल बाद अभी इस सरकार में वहाँ छत डल रही है। मैं किसी सरकार का फेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें आंकड़े और हमें आपको धरातल पर पता स्कूल्स में होनी काम चाहिए। होता नजर आ रहा है। वैसे अभी फिलहाल भजनलाल सरकार खुद बजट लेकर आएगी स्कूल्स को लेकर, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा जो विधायक और सांसद हैं, उनको, सांसदों को, विधायकों को सीधा सरकार ने कहा है कि आपको अपना फंड इन स्कूलों की मरम्मत के लिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा। अब बारिशें होंगी तब पता चलेगा कि धरातल पर कितना कार्य हुआ, कितना नहीं हुआ, क्योंकि अभी फिलहाल जो हादसा हुआ बारिशों में, उसके बाद से बच्चे कहीं ना कहीं काफी डर गए थे, पेरेंट्स भी डर गए थे। तो वापस से पेरेंट्स का अगर विश्वास जीतना है तो स्कूलों को बेहतर पोजीशंस में लाना पड़ेगा। बहुत सारे आरोप भारती जी की तरफ से लगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, हेल्थ सेक्टर का खस्ता हाल है, इंश्योरेंस पॉलिसी को लचीला कमजोर करने की कोशिश की गई है। इन आरोपों पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, सबसे पहले आरोप लगाना आसान है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि भारती जी, आरोप लगाना आसान है। आप ये देखिए कि क्या ये 1.5 साल में ही गिरे हैं? क्या 1.5 साल की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर हुआ है? आप ये देखिए, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, तब जाके आप भजन लाल सरकार उन्हें इंफ्रा में सुधार करने का काम कर रहे हैं। आप शिक्षा की बात करते हैं, आपके समय में शिक्षा किस तरह से थी? आप महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, नंबर 1 पे था राजस्थान। असुरक्षा के मामले में नंबर 1 पे था। महिला अपराध आए दिन होते थे। अभी आप देखिए 12% की कमी हुई है। अगर आप बात आगे आते हैं स्वास्थ्य को लेकर, आप कौन सी योजनाओं की बात कर रहे हो? क्या धरातल पे थी? क्या आपका इम्प्लीमेंटेशन था? क्या आप ये देखिए जिस तरह से अभी अलका जी ने कहा कि अभी हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में जितने हॉस्पिटल्स बने हैं, जितनी स्वास्थ्य सेवाएं हम दी गई है, उतनी आपकी सरकार में थी क्या? आप ये बताइए। आप ये देखिए, आरोप लगाना आपके लिए बहुत आसान है। अभी जो बजट आया, केंद्र का बजट आया, आप देखिए महिलाओं को केंद्र में रखकर किया गया बजट है। 5.8 लाख करोड़ बजट, जो पिछले बजट से 12% अधिक है। क्या वो क्या हमारे राजस्थान में नहीं आएगा वो बजट? आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, लखपति दीदी बनाने की बात करें, 12 लाख यहाँ राजस्थान में अधिक बन चुकी है। आगे 3 करोड़ का जो किया गया है, उसको आप आगे देखते हुए आप हेल्थ सेक्टर की बात करिए, महिलाओं को जोड़ना, उनको हेल्थ प्रोवाइड करवाना। उसके बाद में हम तकनीकी की बात भी कर लेते हैं। तकनीकी में आप देखिए, महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाकर उनको तकनीक से जोड़ा गया। आप किसानों में आप देखिए कि उनको अधिक से अधिक किसान और उसके कृषि क्षेत्र में उनको बढ़ावा देने का काम किया गया। ग्रामीण की बात करते तो ग्रामीण बजट बहुत हो रहे हैं ना, वही किसान वर्ग खाद बीज के लिए आप ये भी देखिए कि ग्रामीणों के लिए इस बार परेशानियों को भी देखना पड़ेगा। इस बार ग्रामीणों के लिए बहुत अधिक बजट रखा गया है। इसीलिए रखा गया है कि ग्रामीण को फोकस करना, क्योंकि विकसित भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों मिलाकर होंगे, तो ग्रामीणों को अधिक बजट देकर इस बार विकसित भारत में को साकार करने का, और सभी के साथ में एक तरह से महिलाओं के लिए तो मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के सपनों को साकार करने का काम चलिए मोदी सरकार ने किया है। बहुत ज्यादा दूर नहीं है बजट। 11 तारीख जब बजट आएगा, भजन लाल सरकार का बजट आएगा, वित्त मंत्री दिया कुमारी इस बजट को पेश करेंगी। और अंतिमा जी, आपके माध्यम से क्या जो केंद्र सरकार का बजट आया है, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला ये बजट होगा। जो कनेक्शन होता है सेंटर और प्रदेश के बजट में, वो कहीं ना कहीं भजन लाल सरकार के बजट में आपको नजर आएगा। इन्फ्लुएंस होगा सेंटर गवर्नमेंट के बजट का इस बजट पर, आपको ये लगता है? देखिए, जो केंद्र सरकार का बजट था उसकी थीम थी सबका विकास, तो उसी के हिसाब से अपना जो स्टेट का बजट है उसकी भी थीम यही होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट दोनों की सेम है। तो उस हिसाब से यही आशा है कि जो बजट है वो सभी के लिए हर क्षेत्र को कवर करते हुए, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बेरोजगार युवा है, या फिर ग्रामीण किसान हैं, या फिर सुरक्षा से लेकर, या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो हर क्षेत्र को कवर करते हुए सभी के लिए बजट का जो एक्सपेक्टेशन है वो पिछले साल से थोड़ा बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार की सभी लोग आशा रखते हैं, तो बजट बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए, खुशबू जैन जी, आपकी तरफ से फाइनल कमेंट चाहूंगी मैं। क्या एक्सपेक्टेशन रखें मुख्य तौर पर एजुकेशन सेक्टर के लिए? राजस्थान के अंदर क्या क्या किया जाना चाहिए? स्पेशली हम गर्ल्स की बात करें तो क्या क्या होना अभी बाकी है? आई थिंक अगर रूरल एरियाज़ में जाएं तो इक्वालिटी कंसर्न बहुत रहता है, बायसनेस बहुत रहती है। सो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट पे मेरे को लगता है थोड़ा वर्क ऑन करना चाहिए। उसके अलावा अवेयरनेस होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई और अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे डिजिटल क्लासरूम भी उनको उपलब्ध कराना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में, हाँ, हेल्थ केयर उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के साथ उनको समझाना चाहिए और उनके माँ बाप को भी ट्रेन करना चाहिए ताकि वो वेल अवेयर रहें। और इसके अलावा आई थिंक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव नॉलेज भी देनी चाहिए बच्चों को, जिससे वो आगे बढ़े, क्योंकि बच्चे जो ग्रामीण के हैं वो बहुत कुछ करके दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, और उन्हें अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिले, बेसिक एजुकेशन भी मिल जाए, तो भी वो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। राजस्थान का भविष्य है, देश का भविष्य है, और राजस्थान के बच्चे तो ऑलरेडी बहुत कुछ दुनिया में कर रहे हैं। तो बस सुविधाओं की जरूरत है, और देखिए क्या कुछ हो सकता है। मोना जी, अलका जी, आप दोनों की तरफ से भी फाइनल कमेंट। मोना जी, पहले आप बोलिए। मैं यही उम्मीद करूंगी कि एंटरप्रेन्योर्स कोर्स जो हैं वो सरकार लॉन्च करे, ग्रामीण बच्चों के लिए खासकर। जैसे आरक्षण दिया जाता है, मुझे लगता है ग्रामीण कोटा भी स्कूल कॉलेज और जो एडवांसमेंट स्किल सिखाते हैं उनमें आए तो सरकार के लिए, हमारे लिए बेहतर होगा।
सीधा है कि हमें उम्मीद है इस बजट से कि सरकार जो हाइजीन है, सुरक्षा है, चाहे वो टॉयलेट हो चाहे वो पानी हो, इन सब पे काम करेगी और गांव से ज्यादा महिला बिजनेसमैन निकालेगी। मतलब बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर भी काम हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। जी बिल्कुल। अलका जी, फाइनल कमेंट। कहना चाहूँगी कि जिस तरह केंद्र सरकार ने स्किल्ड यूनिवर्सिटीज़ बनाई है इंडस्ट्रियल पार्क के साथ में, अगर वही राजस्थान के आसपास हो जाए तो ये जो एक लेबर स्किल्ड लेबर का गैप है और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो बहुत बड़ी एक चैलेंज है वो खत्म हो जाएगा। जी जी, चलिए सभी महिलाएं जुड़ी। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, मैं एक एग्जाम्पल के साथ में अपनी बात पूरी रखना चाहूँगी कि हमने देखा इससे पहले कभी भी ये नहीं था कि आप ये कर सकते थे कि जो महिलाएं हैं उनके नाम में रजिस्ट्री और मकान हो रहे हैं। 1.5 लाख पिछले साल में 1.5 लाख महिलाओं के नाम रजिस्ट्रियां और मकान उनके नाम हुए। चलिए, बहुत अच्छी बात है उनके उसमें मनीषा जी, और मैं ये बिल्कुल विश्वास मैं यही कहूंगी मनीषा जी, अगर काम हो रहा है महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात आप भी जानती होंगी कि अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि काबिल महिलाएं ज्यादा हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। विश्वास दिलाती हूँ कि सभी की से खरा उतरने वाला बजट। शुक्रिया, शुक्रिया सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो उम्मीदों वाला ये बजट रहेगा, क्या क्या उम्मीदें पूरी होंगी, कौन से वर्ग को तवज्जो दी जाएगी, 11 फरवरी को साफ हो जाएगा। 11 फरवरी को वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। क्या खास होगा बजट में, ये 11 तारीख को पता चलेगा। इसी के साथ ही खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।